हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2018 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में, जो कि संडे को हुआ था 6 मई 2018 को। यहां हम पेपर का कोड PP डिस्कस करेंगे और ये 2018 के केमिस्ट्री पेपर का पार्ट 1 है, जहां हम केमिस्ट्री में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स, उनके एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल, साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, जो कि मोल कंसेप्ट से पूछा गया एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें काफी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 46। A mixture of 2.3 gram formic acid and 4.5 gram oxalic acid is treated with concentrate H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets. Weight in gram of the remaining product at STP will be. क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड है एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है, और आपने क्या किया, इस मिक्सचर को ट्रीट किया कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। उससे क्या हुआ, कुछ गैसेस इवॉल्व हुई, और जो गैसेस इवॉल्व हुई उस इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर को आपने KOH पैलेट के साथ पास किया। KOH पैलेट के साथ रिएक्शन होने के बाद आपसे ये पूछा गया कि जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बनेगा या रिमेनिंग प्रोडक्ट जो बचेगा उसका STP पर वेट कितना होगा। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1.4, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 3.0, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 2.8 और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 4.4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, दैट इज 2.8 ग्राम रिमेनिंग प्रोडक्ट का वेट होगा STP पर। आइए समझते हैं ये कैसे आया। सबसे पहले आपको दो कंपोनेंट दे रखे हैं यहाँ पे, एक है फॉर्मिक एसिड और दूसरा है ऑक्सैलिक एसिड। दोनों के मास इन ग्राम दे रखे हैं, आप दोनों के मोल्स डिटरमाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, N क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। मास ऑफ फॉर्मिक एसिड क्वेश्चन में गिवन है 2.3 ग्राम। मोलर मास ऑफ फॉर्मिक एसिड हम जानते हैं HCOOH, मोलर मास हो जाएगा 46। 2.3 डिवाइडेड बाय 46 ये आ जाएगा 1/20 मोल्स। ठीक है, इसी तरह से हम जो सेकंड कंपोनेंट है ऑक्सैलिक एसिड, उसके मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड N क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। ऑक्सैलिक एसिड का मास क्वेश्चन में गिवन है 4.5 ग्राम। ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, राइट, C2H4O2, तो मोलर मास हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का 90। तो 4.5 को जब 90 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/20 मोल्स। तो आपके पास उस मिक्सचर में फॉर्मिक एसिड के भी 1/20 मोल्स प्रेजेंट हैं और ऑक्सैलिक एसिड के भी 1/20 मोल्स प्रेजेंट हैं। अब आपने क्या किया, ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेट H2SO4 फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। जब आप इस मिक्सचर को कंसंट्रेट H2SO4 से ट्रीटमेंट कराते हो तो आपके सामने रिएक्शंस ये वाली होती हैं। अब यहां पे एक कंसेप्ट समझना जरूरी है कि कंसंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसलिए वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे आपने फॉर्मिक एसिड को कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करवाई तो यहां से प्रोडक्ट बना CO गैस प्लस H2O लिक्विड। क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसलिए H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा। यही बात यहां पे कही गई है, H2O विल बी एब्जॉर्ब बाय कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 के द्वारा H2O को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो पीछे आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, CO गैस। क्योंकि आपने 1/20 मोल लिए हैं फॉर्मिक एसिड के, तो CO गैस के भी 1/20 मोल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अब ये तो मिक्सचर का पहला कंपोनेंट था HCOH, जिसको आपने कंसंट्रेट H2SO4 से ट्रीट कराया तो आपके पास 1/20 मोल ऑफ CO का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह से जो मिक्सचर का दूसरा कंपोनेंट है ऑक्सैलिक एसिड, उसको भी कंसंट्रेट H2SO4 से ट्रीट करवाते हैं और वहां पे भी वाटर अगर फॉर्म होता है तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, मिक्सचर का सेकंड कंपोनेंट है ऑक्सैलिक एसिड COOH होल ट्वाइस। इसको कंसंट्रेट H2SO4 से जब ट्रीट कराते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है CO गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। क्योंकि H2O लिक्विड जो है वो H2SO4 के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो आपके पास केवल CO गैस प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सैलिक एसिड के भी आपके पास 1/20 मोल्स थे इनिशियली, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा
CO गैस प्लस CO2 गैस, इनके भी 1/20 और 1/20 मोल्स का फॉर्मेशन होगा। यही बात यहां पे कही गई है कि H2O विल बी एब्सॉर्ब बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड CO गैस एंड CO2 गैस विल बी फॉर्म्ड 1/20 मोल्स 1/20 मोल्स। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हो, जो गैसियस मिक्सचर बना जिसमें CO गैस है और CO2 गैस है, इसको आप QH से रिएक्शन करा रहे हो। QH पैलेट से जैसे ही पास करोगे तो वहां से CO2 एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा KOH पैलेट के द्वारा, तो आपके पास केवल और केवल CO गैस बच जाएगा। यही बात यहां पे कही गई है। गैसियस मिक्सचर फॉर्म्ड कंटेन्स CO and CO2 and when it is passed through KOH pellets only CO2 is absorbed by KOH, so the remaining product is CO only। जब गैसियस मिक्सचर को आपने पास किया जिसमें CO और CO2 हैं, KOH पैलेट से जब उसको पास किया तो CO2 को तो एब्सॉर्ब कर लेगा KOH, पीछे आपके पास केवल रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या रह जाएगा, CO रह जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि CO जो है वो ऑक्जेलिक एसिड से भी बन रहा है, CO जो है वो फॉर्मिक एसिड से भी बन रहा है, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड फ्रॉम बोथ द रिएक्शंस आर, पहली वाली रिएक्शन जो फॉर्मिक एसिड की थी उससे भी CO गैस का फॉर्मेशन हो रहा था 1/20 मोल्स, सेकेंड वाली रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड की है, इससे भी CO का फॉर्मेशन हो रहा है 1/20 मोल्स, तो टोटल CO के मोल्स कितने फॉर्म हो गए, 1/20 प्लस 1/20, दैट कम्स आउट टू बी 2/20 मोल्स, जिसको हम बोल सकते हैं 1/10 मोल्स। हमें कितना CO फॉर्म हुआ उसका मास पूछा है, मोल्स नहीं पूछा है। मोल्स पूछा होता तो हमारा आंसर यहीं तक था, 1/10 मोल्स ऑफ CO विल बी फॉर्म्ड, लेकिन जो मोल्स बने हैं उसको हमें मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मास इन ग्राम आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो द वेट ऑफ द रिमेनिंग गैसियस प्रोडक्ट CO लेफ्ट मास ऑफ CO इज, यानी जो रिमेनिंग गैसियस प्रोडक्ट CO है उसका कितना वेट बच रहा है उसकी अगर हम बात करें, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं लेफ्ट मास ऑफ CO कितना है, तो वो होगा W ऑफ CO, दैट इज मास ऑफ CO इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO इंटू मोलर मास ऑफ CO। जो मोल्स हैं CO के कार्बन मोनोऑक्साइड के, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास होता है 28, मोल्स हमारे पास हमने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं 1/10, तो 1/10 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो मास ऑफ CO फॉर्म्ड आ जाएगा, या मास ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट WCO आ जाएगा 2.8 ग्राम, और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन 3 में, हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफी इन्वॉल्व थी, लेकिन आई होप आपको जितना मैंने यहां पे समझाया है समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 एमीन्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज, यानी जब आप एनिलीन का नाइट्रेशन करवाते हो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में तो वहां पर मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनता है। ऐसा क्यों होता है इसका आपको बताना है, जवाब देना है। तो इसके लिए आपके जो ऑप्शंस हैं वो बताते हैं, फिर इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इन स्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू ओनली मेटा पोजीशन। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमीनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिव। थर्ड ऑप्शन कह रहा है in absence of substituents nitro group always goes to meta position, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है in acidic strong medium aniline is present as anilinium ion। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4, राइट। पहले एक बार मैं ऑप्शन को समझा देता हूं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि चाहे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो नाइट्रो ग्रुप हमेशा मेटा पोजीशन पे ही जाता है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो अमीनो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिव होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट्स की एब्सेंस में नाइट्रो ग्रुप हमेशा मेटा पोजीशन पे जाता है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में एनिलीन जो है वो एनिलीनियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो बिल्कुल सही बात है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में एनिलीन जो है वो एनिलीनियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अब ऐसा क्यों होता है तो देखिए ध्यान से।
इन एसिडिक मीडियम एनालीन इज प्रोटोनेटेड। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं एनालीन में नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिस वजह से इसका वीक बेसिक नेचर देखने को मिलता है। अब क्योंकि जब मीडियम स्ट्रॉन्ग एसिडिक है तो एसिड से जो प्रोटॉन आएगा वो एनालीन के नाइट्रोजन एटम के साथ जुड़ जाएगा और इस तरह से एनालीन का प्रोटोनेशन हो जाएगा। और जब एनालीन का प्रोटोनेशन हो जाएगा वहां से बनेगा आपके पास एनालीनियम आयन, और उस एनालीनियम आयन में जो NH3+ ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देता है मेटा पोजीशन पे जुड़ने की, जिस वजह से मेटा नाइट्रो एनालीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो इन एसिडिक मीडियम एनालीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनालीनियम आयन। एनालीन का प्रोटोनेशन होता है जिससे एनालीनियम आयन बनेगा, in which the NH3+ ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। जहां पे जो NH3+ ग्रुप है एनालीनियम आयन के अंदर वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसीलिए ही क्या होता है कि आपके पास जब एनालीन का नाइट्रेशन कराते हो तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसमें 51% पैरा प्रोडक्ट मिलता है, 2% ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है और इसके साथ साथ मेटा प्रोडक्ट भी 47% मिलता है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट यील्ड में आपको ऑब्टेन होता है। तो यहां पे यही बात कही गई है, बिसाइड्स पैरा 51% एंड ऑर्थो 2%, मेटा प्रोडक्ट 47% इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन सिग्निफिकेंट यील्ड। यानी कि जब आप एनालीन का नाइट्रेशन कराते हो तो पैरा और ऑर्थो के साथ साथ मेटा प्रोडक्ट भी सिग्निफिकेंट यील्ड में बनता है। रिएक्शन क्या होगी मैंने यहां पे आपको समझा रखा है, देखिए ध्यान से। एनालीन लिया है आपने, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है। जिस यहां पे आपने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लिया है तो आपके पास सबसे पहले एनालीनियम आयन बनेगा जिसमें NH3+ ग्रुप बेंजीन रिंग पे अटैच है, और ये जो NH3+ ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल जो NO2+ है, क्या नाम है इसका, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे स्टूडेंट्स। NO2 ग्रुप आके कहां, NO2+ ग्रुप कहां के जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग पे। तो NO2+ ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग, NH3+ ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, जिस वजह से NO2+ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां होगा, मेटा पोजीशन पे, जिससे आगे चल के आपके पास मेटा नाइट्रोएनालीन का फॉर्मेशन होगा। और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन 4 में, हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको यहां पे अच्छे से समझ में आया होगा। डिटेल में हमने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बता दिया है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, जो कि केमिकल बॉन्डिंग एंड एस ब्लॉक दोनों चैप्टर से मिला के बात कर सकते हैं। वहां से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, क्या कह रहा है जरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इजी है, एस ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग से पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। जनरली हम जानते हैं कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन आपसे पूछा है कौन एसिडिक है, तो जाहिर सी बात है हम एसिडिक तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो सबसे कम बेसिक होगा वो ज्यादा एसिडिक की कैटेगरी में आ सकता है, राइट। तो आपके ऑप्शंस हैं MgO, BeO, BaO एंड CaO। मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। पहली बात तो ये समझ लें कि ये सभी के सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड हैं, जो कि जनरली सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन आपको तो एसिडिक नेचर बताना है, तो आपको इनमें से ये देखना है सबसे कम बेसिक कौन है जो कि एक तरह से एसिडिक की कैटेगरी में लिया जा सकता है। ठीक है, अब इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। अब उसको समझते हो आया कैसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, स्पेशली मेटल्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो मेटल्स के केस में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा इसलिए जो बेसिक नेचर है ऑक्साइड्स का वो भी इंक्रीज होगा, राइट। तो हम ये कह देंगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन मेटल्स द मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, so the basic nature also increases. Okay, hence the order of basic nature of oxides is BeO, MgO, CaO and BeO. यहां से क्लियर हो गया कि BaO जो है वो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है और BeO जो है वो लीस्ट बेसिक ऑक्साइड है। तो जब BeO लीस्ट बेसिक है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप एसिडिक नेचर के सेंस में बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा एसिडिक BeO होगा। ठीक है, इसीलिए हम ये कह देंगे therefore BeO is the most acidic oxide. In fact, BeO is an amphoteric oxide while the other given oxides are basic in nature.
वैसे तो अगर इस ऑर्डर को देखें तो BeO जो है वो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड हो गया, लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात करें तो BeO जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। बाकी जो दूसरे ऑक्साइड्स यहां पे दे रखे हैं ऑप्शंस में वो सारे के सारे बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। ओके, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो उम्मीद करते हैं आप सबने अटेम्प्ट अगर किया था तो सही किया होगा और आपको इजीली समझ में भी आ गया है कि क्या कह रहा है। जरा देखिए ध्यान से। द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन इज, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन जो कि स्टार्च के 2 पार्ट्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चरल डिफरेंस के बारे में यहां पे आपसे बात कर रहा है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अमाइलोपैक्टिन हैव 1-4 अल्फा लिंकेज एंड 1-6 अल्फा लिंकेज, राइट। सेकंड ऑप्शन कह रहा है अमाइलोपैक्टिन फर्स्ट ऑप्शन अमाइलोपैक्टिन के बारे में है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है अमाइलोज हैव 1-4 अल्फा लिंकेज एंड 1-6 बीटा लिंकेज। अब आगे देखिए बाकी ऑप्शन की बात करते हैं, फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अमाइलोपैक्टिन हैव 1-4 अल्फा लिंकेज एंड 1-6 बीटा लिंकेज, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज अमाइलोपैक्टिन हैव 1-4 अल्फा लिंकेज एंड 1-6 अल्फा लिंकेज। तो यहां पे क्लियर कर दें, जैसा कि मैंने कहा अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन स्टार्च के ही दोनों पार्ट है और ये अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, राइट। अब एक एक करके दोनों की बात करते हैं, देखिए ध्यान से। अमाइलोज इज लॉन्ग अनब्रांच चेन विथ अल्फा डी ग्लूकोज विथ हेल्ड बाय 1C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अमाइलोज जो है वो लॉन्ग अनब्रांच चेन होती है, किसकी होती है? अल्फा डी ग्लूकोज की, जो कि आपस में कैसे बॉन्डेड है? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अमाइलोज जो है उसमें C1C4 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। वेयरएज अमाइलोपैक्टिन इज ब्रांच चेन। अमाइलोपैक्टिन कैसा है? ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चेन इज, जो अमाइलोपैक्टिन है वो ब्रांच्ड है, वो भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से ही बना हुआ है, और उसमें क्या कंडीशन है देखिए जरा ध्यान से। Formed by C1C4 glycosidic linkage while branching occurs by C1C6 glycosidic linkage. C1C4 glycosidic linkage इसमें भी होता है, लेकिन जो ब्रांचिंग होती है वो C1C6 glycosidic linkage से होती है, ठीक है। Hence amylose and amylopectin are polymer of alpha D glucose. अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके ही बने होते हैं अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बायोमोलिक्यूल चैप्टर से। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की। ये भी इजी क्वेश्चन है, पॉलीमर चैप्टर से पूछा गया है। क्या कह रहा है जरा देखिए। रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट पूछा है। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स में अगर हम उन दोनों के रेस्पेक्ट में बात करें, चाहे उनको क्रॉस लिंक पॉलीमर कहिए चाहे नेटवर्क पॉलीमर कहिए, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इसका मतलब हो गया कि आपके सामने 3 स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो करेक्ट होंगे और एक ऐसा होगा जो इनकरेक्ट होगा। आपके ऑप्शन है, दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन्स। सेकंड, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। थर्ड, एग्जांपल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामिन। एंड फोर्थ, देखते हैं आगे एक बार, फोर्थ, दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन्स। तो देखिए पहला ऑप्शन ही कह रहा है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में होते हैं लीनियर पॉलीमर चेन के बीच में, ठीक है। दे आर फॉर्म फ्रॉम बाय एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, वो बाय और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स से बनते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बेकेलाइट और मेलामिन उसके एग्जाम्पल्स हैं, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं पॉलीमर चेन के बीच में। ध्यान देना स्टूडेंट्स, पॉलीमर चेन के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो ये वाली बात गलत है। फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। कैसे आया जरा देखिए। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम बाइफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल मोनोमर्स एंड कंटेन्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन्स, एग्जांपल मेनामिन एंड बेकेलाइट। हेंस ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जो क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं वो बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर्स से बनते हैं और उनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वेरियस पॉलीमर चेन के बीच में। मेलामिन, बेकेलाइट इसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन फोर्थ जैसी बात क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स में देखने को नहीं मिलती है, और वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर के रिगार्डिंग। ओके,
अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 51 अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से पूछा गया फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH गिव्स सोडियम सैलिसिलेट, द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व्ड इज। आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व्ड है, जिसमें आप रिएक्शन करा रहे हो फिनॉल की क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की प्रेजेंस में, और यहां पे सोडियम सैलिसिलेट यहां पे बनता है, सोडियम सैलिसल्डिहाइड बनता है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं डाइक्लोरोमेथिल कैटायन CHCl2+, फॉर्मिल कैटायन CHO+, डाइक्लोरोमेथिल एनायन CHCl2- एंड डाइक्लोरोकार्बीन CCl2। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4, दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। ये रिएक्शन जो है उसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से पहले, वो है डाइक्लोरोकार्बीन। कैसे बनता है तो आइए जरा देखते हैं, और कैसे इसका आंसर 4th हुआ, आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स जो ध्यान रखनी है आपको, द गिवन रिएक्शन इज राइमर-टीमान रिएक्शन। जो दे रखी रिएक्शन है वो फिनॉल की राइमर-टीमान रिएक्शन है, इन विच द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म इज डाइक्लोरोकार्बीन, जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल जो फॉर्म होता है वो होता है डाइक्लोरोकार्बीन। तो CHCl3 की रिएक्शन आपने कराई OH- के साथ, जहां से आपके पास CCl3- और H2O का फॉर्मेशन हुआ। CCl3- जो है वो एक Cl- का अल्फा एलिमिनेशन कर देगा, जहां से आपके पास CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन फॉर्म होगा, जो कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4th, इसीलिए जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4th होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से पूछा गया कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, इट इज ड्यू टू देयर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, कीटोन के कंपैरिजन में, इवन अल्कोहल ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होता है ये आपको बताना है। तो आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं, फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाया वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4th, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बार मैं ऑप्शन समझा देता हूं आपको। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि इसमें कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है, तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि इनमें एक्सटेंसिव एसोसिएशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। सही आंसर है 4th। कैसे आया जरा समझते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन की वजह से मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन होता है, जिस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ेगा वो एल्डिहाइड से, कीटोन से और अल्कोहल जो कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास है उनसे भी ज्यादा हो जाएगा। यही बात यहां पे कही गई है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन अकर्स, यानी कि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिस वजह से मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन उनका होगा। हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड बिकम मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अल्कोहल ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। देयरफॉर ऑप्शन 4th इज द करेक्ट आंसर। इसलिए ऑप्शन 4th क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, जो कि अल्कोहल, फिनॉल ईथर एंड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है यहां पे, और ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। कंपाउंड A C8H10O is found to react with NaOI produced by reacting Y with NaOH and yields a yellow precipitate with characteristic smell. A and Y are respectively. एक कंपाउंड A है जिसका फॉर्मूला है C8H10O। ये जो कंपाउंड A है ये NaOI के साथ रिएक्शन करता है। NaOI का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब आप NaOH की रिएक्शन कराते हो Y के साथ,
और यहां से आपके पास एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जो ए और वाई है वो क्या है वो आपको पहचानना है। फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, राइट। तो यहां से समझ में आ ही रहा है कि वाई जो है वो I2 होना चाहिए, जो दोनों में कॉमन है। एक बार हम इसके बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ऑप्शन 3 और 4 आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पे भी I2 तो है ही है, बस जो ए है वो चारों ऑप्शन में अलग अलग है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3। अभी कैसे आया तो जरा समझते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और इवन जब आप अल्कोहल की भी बात करते हो तो वहां पे आप बात करते हो हेलोफॉर्म रिएक्शन की। हेलोफॉर्म रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो ऐसे कंपाउंड्स के द्वारा दी जाती है जिनमें अगर अल्कोहल है तो CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए, और अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है तो CH3CO ग्रुप होना चाहिए। तो यहां पे जो हमारे पास चारों ऑप्शन दे रखे हैं उनमें जिन ऑप्शन में CH3CHOH ग्रुप होगा वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो पहला पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए यहां पे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन इज शोन बाय द कंपाउंड्स हैविंग आइदर CH3CO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और CH3CHOH ग्रुप। ठीक है। दूसरी बात, सेकेंडरी अल्कोहल गिवन इन ऑप्शन 3 रिएक्ट्स विथ NaOH एंड I2 दैट इज NaOI टू फॉर्म सोडियम बेंजोएट एंड येलो PPT ऑफ आइडोफॉर्म। सेकेंडरी अल्कोहल जो ऑप्शन 3 में दे रखा है वो NaOH प्लस I2 कौन हो गया आपका कंपाउंड Y, उसके साथ रिएक्शन करके क्या हो जाएगा वो NaOI। तो जो ऑप्शन 3 में सेकेंडरी अल्कोहल दे रखा है वो NaOI के साथ रिएक्शन करके सोडियम बेंजोएट बनाएगा और आइडोफॉर्म का येलो PPT बनाएगा जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल सोडियम बेंजोएट की होती है, राइट। येलो PPT भी फॉर्म होता है, राइट। अब आगे देखिए, तो ये हो गया आपका कंपाउंड ए जो ऑप्शन 3 में दे रखा है जिसमें CH3CHOH स्ट्रक्चर है। ये NaOH प्लस I2 कौन हो गया आपका कंपाउंड Y जहां से मिलके बनेगा NaOI। इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो आइडोफॉर्म रिएक्शन यहां देखने को मिलेगी जिसमें आपके पास सोडियम बेंजोएट बन जाएगा और CH3 आइडोफॉर्म का येलो PPT भी फॉर्म होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हेंस ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या डिफरेंस सही है जो यहां पे दे रखे हैं वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट होती है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की रेट होती है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं इसके, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन A0 while the half life of second order reaction does depend on A0। थर्ड ऑप्शन कह रहा है a first order reaction can be catalyzed, a second order reaction cannot be catalyzed। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशंस, द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। सेकंड ऑप्शन में यह कहना चाह रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ जो होती है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन A0 पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की A0 पे डिपेंड करती है। थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैटलाइज्ड किया जा सकता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को कैटलाइज्ड नहीं किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, जबकि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। अभी कैसे आया तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होता है वो होता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। इसीलिए जो T हाफ आता है वो A0 के कंसेंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन उस पर डिपेंड नहीं करता, या रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन की 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ हेंस द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0। जैसे कि आप फॉर्मूले में भी देख सकते हैं
टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यानी टी हाफ जो है वो ए नॉट के जीरो पावर पे डिपेंड करता है, यानी कि टी हाफ ए नॉट पे डिपेंड नहीं करता, ए नॉट से इंडिपेंडेंट होता है। जबकि अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की तो उसका हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए नॉट। तो यहां पे आप देख सकते हैं टी हाफ जो है वो ए नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड भी करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। Hence, the half-life of second order reaction depends and inversely proportional to the initial concentration of reactant A0. जो second order reaction का half life होता है वो inversely proportional होता है initial concentration of reactant A0 के। Hence, the correct answer is option 2. इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, इसमें हम ये भी कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग प्लस हाइड्रोजन भी है, दोनों का मिला के, लेकिन मोस्टली केमिकल बॉन्डिंग के फजांस रूल से रिलेटेड है। इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, अमॉन्ग CaH2 BeH2 BaH2 द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज। आपको बताना है जो यहां पे मेटल के हाइड्राइड्स दे रखे हैं इनमें आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन BeH2 CaH2 BaH2 in the increasing order. Second, CaH2 BeH2 BaH2 in the increasing order. Third, BeH2 BaH2 CH2 in the increasing order. Fourth, BaH2 BeH2 and CH2 in the increasing order. इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी BeH2 CaH2 and BaH2 in the increasing order। ये बिल्कुल सही है। अभी कैसे आया तो जरा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, सबसे पहली बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी समझाई थी फिर बता रहे हैं कि जब हम मेटल्स की बात करें और टॉप टू बॉटम जब किसी ग्रुप में जाते हैं मेटल्स के अंदर तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटलिक कैरेक्टर बढ़ने से जो सेकंड ग्रुप जो कि यहाँ पे बात कर रहा है, सेकंड ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं उनमें आयनिक कैरेक्टर जो होगा मेटल हाइड्राइड्स में वो भी बढ़ेगा। तो पहली बात तो यही कही गई है, ध्यान से देखिए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द मेटलिक कैरेक्टर ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज। मेटल्स में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर जो होता है मेटल्स का वो बढ़ता है। सो फॉर द सेकेंड ग्रुप हाइड्राइड्स द आयनिक कैरेक्टर ऑफ मेटल हाइड्राइड इंक्रीजेज। सेकेंड ग्रुप हाइड्राइड्स जो होते हैं उनके लिए जो आयनिक कैरेक्टर होता है मेटल हाइड्राइड्स का वो बढ़ता है, राइट। अब आगे देखिए, further smaller the size of a cation more will be its polarizing power, so due to small size of Be+2 ion its polarizing power will be high and BeH2 will be least ionic। फजांस रूल की जब हम बात करते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं कि जितना छोटा कैटायन होगा, जितना छोटा साइज वाला कैटायन होगा उतनी ही ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। और यहां पे जो आयंस दे रखे हैं उनमें Be+2 आयन का साइज सबसे स्मॉल है, जिस वजह से Be+2 आयन की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगी और BeH2 जो होगा, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होंगे और BeH2 जो होगा उसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से वो लीस्ट आयनिक होगा। Hence the correct order of ionic character क्या हो जाएगा, BeH2 सबसे कम आयनिक होगा, CaH2 उससे ज्यादा आयनिक होगा और BaH2 उससे भी ज्यादा आयनिक होगा। और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन 1 में, Hence ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हो स्टूडेंट्स तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहिए और ऐसे क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स अगर आपने क्लियर कर लिए तो आने वाले नीट के एग्जाम में आप ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। Consider the change in oxidation state of bromine corresponding to different EMF values as shown in the diagram below। आपको ये बताना है, आपको पहले तो देखना है कि ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज हो रहा है अलग अलग ईएमएफ वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उसको देखिए सबसे पहले। फिर आपको बताना है देन द स्पीसीज अंडरगोइंग डिसप्रपोर्शनेशन इज। फिर आपको बताना है कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसमें डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आपके पास है BrO4 माइनस, वो कन्वर्ट हो रहा है BrO3 माइनस में और इस दौरान जो ईएमएफ वैल्यू आई आपके पास वो है 1.82 वोल्ट। फिर BrO3 माइनस कन्वर्ट हो रहा है HBrO में, यहां ईएमएफ वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 वोल्ट। फिर HBrO जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Br2 में, इसका जो वैल्यू है वो है 1.595 वोल्ट।
और फिर एंड में Br2 जो कन्वर्ट हो रहा है Br माइनस में, इसके लिए जो EMF वैल्यू दे रखी है वो है 1.0652 वोल्ट। ठीक है, अब आगे देखिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन है BrO3 माइनस, सेकेंड ऑप्शन है BrO4 माइनस, थर्ड ऑप्शन है Br2, फोर्थ ऑप्शन है HBrO। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ HBrO। कैसे आया तो जरा कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट यह है, व्हेन E नॉट सेल करेस्पॉन्डिंग टू ईच कंपाउंड अंडरगोइंग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज बीइंग कैलकुलेटेड, देन द रिएक्शन फॉर विच E नॉट सेल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। जब हम E नॉट सेल की बात करते हैं अलग अलग कंपाउंड के लिए या हर किसी कंपाउंड के लिए जो डिसप्रपोर्शनेशन शो कर रहा है, तो जब आपने E नॉट सेल कैलकुलेट किया एक ऐसे कंपाउंड का जो डिसप्रपोर्शनेशन शो कर रहा है, तो अगर उसका E नॉट सेल, कंपाउंड का E नॉट सेल पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव वैल्यूज वाला आता है, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी उस रिएक्शन उस कंपाउंड का डिसप्रपोर्शनेशन होगा। तो हम जो बात कर रहे हैं यहां पे फोर्थ की, वो कैसे आया तो जरा देखिए। HBrO, यहां पे आप देख सकते हैं ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ये कन्वर्ट हो रहा है Br2 में, यानी HBrO कन्वर्ट हो रहा है Br2 में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रही है, 0 में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका E नॉट सेल कितना दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है, E नॉट HBrO Br2 इज इक्वल टू 1.59 वोल्ट। दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि हम कैथोड पे एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है और रिडक्शन होने की वजह से जो SRP आया वो कितना आया, 1.59 वोल्ट। अब आप कह रहे हो सेकंड, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन तो हो गया HBrO का Br2 में। HBrO जब ऑक्सीडाइज होगा BrO3 माइनस में, तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा वो आएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP, वो है -1.5 वोल्ट। तो SOP जो आएगा एनोड पे वो आपको दे रखा है, लेकिन हम जानते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग हमको सभी एलिमेंट्स के सभी हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखने हैं। तो HBrO BrO3 में जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.5 वोल्ट। तो E नॉट BrO3 HBrO, यानी BrO3 जो रिड्यूस होगा HBrO में, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो आ जाएगा +1.5 वोल्ट। दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ये एनोड पे है। तो कैथोड का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, एनोड का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। अब हम आराम से इस डिसप्रपोर्शनेशन जो हो रहा है रिएक्शन का HBrO का, उसकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, फिर उसका E नॉट सेल देखते हैं, और क्योंकि अगर E नॉट सेल पॉजिटिव आया तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी और डिसप्रपोर्शनेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो क्या कहना चाह रहे हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ HBrO कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2HBrO gives Br2 plus BrO3 माइनस। HBrO क्या हो रहा है, Br2 में रिड्यूस हो रहा है और BrO3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। यह है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। E नॉट सेल फॉर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ HBrO विल बी, जो E नॉट सेल आएगा इस डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ HBrO रिएक्शन के लिए वो कैसे आएगा, E नॉट सेल विल बी SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। कैथोड कौन है, E नॉट HBrO Br2, और एनोड कौन है, E नॉट BrO3 HBrO। दोनों वैल्यूज आपने ऊपर डिटरमाइन कर रखी हैं। E नॉट HBrO Br2 कितना है 1.595, E नॉट BrO3 HBrO कितना है 1.5, 1.595 से 1.5 माइनस कर दीजिए, 0.095 वोल्ट बच जाएगा, और ये आंसर प्लस में आ रहा है। सिंस E नॉट सेल इज पॉजिटिव मोर देन 0, सो डेल्टा G इज नेगेटिव लेस देन 0, हेंस द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। E नॉट सेल पॉजिटिव आया, मोर देन 0 आया, डेल्टा G नेगेटिव आया, लेस देन 0 आया, इसलिए प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और HBrO आराम से डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा Br2 में और BrO3 में। Hence, the correct answer of this question is option 4, which says HBrO। मैं उम्मीद करता हूं जो भी यहां पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 मोल कंसेप्ट से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। मॉडरेट इसलिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इन्वॉल्व है, अदरवाइज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए जरा ध्यान से क्या कह रहा है, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। आपको बताना है कौन से केस में वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर सबसे ज्यादा है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट 18 ml ऑफ वाटर,
सेकेंड 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, थर्ड 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन, एंड फोर्थ 10 की पावर -3 मोल ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 18 ml ऑफ वाटर, जिसमें सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब जरा देखते हैं कैसे। देखिए ध्यान से, जब हम बात कर रहे हैं 18 ml ऑफ वाटर की, तो हम अच्छे से जानते हैं वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, यानी वाटर के लिए जो मास आएगा वो वाटर के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। तो ये हो गया मास वाटर का 18 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? NH2 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास दे रखा है 18, मोलर मास भी होता है वाटर का 18, तो वाटर के मोल्स आ गए 1। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इनटू Na, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 1, सो 1 Na। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट केस में जहां 18 ml ऑफ वाटर दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी ऑप्शंस में भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आते हैं Na के टर्म्स में। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड केस है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। यहां पे ऑलरेडी मास ग्राम में दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? NH2 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, 0.18 अपॉन 18, दैट कम्स आउट टू बी 0.01 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इंटू Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है 0.01 इंटू Na, दैट कम्स आउट टू बी 0.01 Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, थर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एट एसटीपी दे रखा है 0.00224 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर NH2O कितना आ जाएगा? इस बार हम वाटर वेपर कहेंगे। NH2O कितना आ जाएगा? वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4, दैट इज 0.00224 अपॉन 22.4। ये हमारे पास आ गया 0.0001 मोल्स। राइट, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा? NH2O इंटू Na। NH2 हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं 0.0001 इंटू Na, दैट कम्स आउट टू बी 0.0001 Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब एक बार फोर्थ ऑप्शन के भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास है 10 टू दी पावर -3 मोल्स ऑफ वाटर। ऑलरेडी आपके पास NH2O दे रखा है 10 की पावर -3 मोल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आ जाएगा NH2O इंटू Na, दैट इज 10 की पावर -3 इंटू Na, ये आ जाएगा 10 की पावर -3 Na। तो हम चारों केस को कंसीडर करते हुए आराम से कह सकते हैं कि फर्स्ट वाले केस में सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 पीरियोडिक टेबल चैप्टर से पूछा गया एक सिंपल और इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट X टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। If the ground state electronic configuration of X is 1s2, 2s2, 2p3, then the simplest formula of this compound is। मैग्नीशियम एक एलिमेंट X के साथ रिएक्ट करके एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट X की है 1s2, 2s2, 2p3, तो आपको बताना है उस कंपाउंड का जो बनता है यहां पे मैग्नीशियम की रिएक्शन X के होने के बाद उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन Mg2x3, सेकेंड ऑप्शन है Mgx2, थर्ड ऑप्शन है Mg2x और फोर्थ ऑप्शन है Mg3x2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ, दैट इज Mg3x2। कैसे आया जरा देखिए, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X कितनी दे रखी है? 1s2, 2s2, 2p3। तो यहां से समझ में आ रहा है कि एलिमेंट के पास जो इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो एलिमेंट X हो गया नाइट्रोजन। राइट, मैग्नीशियम आयन जो होता है वो होता है Mg+2 आयन, जिसकी वैलेंसी होती है 2। नाइट्रोजन आयन की वैलेंसी होती है 3, क्योंकि नाइट्रोजन आयन होता है N3-, इसलिए जो कंपाउंड बनेगा Mg और X की रिएक्शन से वो कैसे बनेगा? तो देखिए ध्यान से, एलिमेंट X इज नाइट्रोजन, मैग्नीशियम आयन इज Mg+2, वैलेंसी इज 2, नाइट्रोजन आयन N3-, वैलेंसी इज 3। So the formula of the compound formed by Mg and X will be Mg+2 plus X3- और N3-, it will give Mg3x2 और Mg3n2। तो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा Mg3n2, और अगर आप उस एलिमेंट N को X कह रहे हो तो Mg3x2 करेक्ट आंसर होगा। ऐसा आपको दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 एक मॉडरेट क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट चैप्टर से पूछा गया और लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। आयरन एग्जिबिट्स बीसीसी स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर आयरन में बीसीसी स्ट्रक्चर होता है।
above 900 डिग्री सेल्सियस इट ट्रांसफॉर्म इनटू एफसीसी स्ट्रक्चर। 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद वो एफसीसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर to that of 900 degree Celsius, assuming molar mass and atomic radii of iron remains constant with temperature is, right? तो आपको बताना है कि डेंसिटी ऑफ आयरन का रेशियो क्या होगा रूम टेम्परेचर पर और 900 डिग्री सेल्सियस पर, एज्यूम करते हुए कि आयरन का एटॉमिक रेडियाई और मोलर मास टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है √3/√2, सेकेंड ऑप्शन है 4√3/3√2, थर्ड ऑप्शन है 3√3/4√2 और फोर्थ ऑप्शन है 1/2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, जो कि कहता है 3√3/4√2। अभी कैसे आया तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए ध्यान से एक्सप्लेनेशन। फॉर बीसीसी लैटिस, बीसीसी लैटिस के लिए Z कितना होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, Z होता है 2 और A होता है 4R/√3, राइट। इसी तरह से एब्सिसी लैटिस के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, Z होता है 4 और A होता है 2√2R। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, डेंसिटी 25 डिग्री सेल्सियस पे कितने था और डेंसिटी 900 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, इसका रेशियो लेना है। डेंसिटी 25 डिग्री सेल्सियस पे जो था वो बीसीसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग था और डेंसिटी 900 डिग्री सेल्सियस पे जो था वो एफसीसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग था। तो हम ये कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ बीसीसी टू दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ एफसीसी। फॉर्मूला रखिए डेंसिटी का, ZmW/Na इंटू ए क्यूब, ये हो गया बीसीसी के लिए, Z इंटू MW/Na इंटू ए क्यूब, ये हो गया एफसीसी के लिए। ए क्यूब की जगह रख देंगे दोनों का फॉर्मूला एफसीसी और बीसीसी के लिए, Z रख देंगे दोनों के लिए एफसीसी और बीसीसी के लिए, Na कॉमन टर्म है कैंसिल हो जाएगा, मोलर मास कॉमन टर्म है कैंसिल हो जाएगा, और A को R के टर्म्स में लिखेंगे और R भी दोनों में सेम रहता है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। सो 2 इंटू MW/Na इंटू 4R/√3 का होल क्यूब। इसी तरह से 4 इंटू MW/Na इंटू 2√2R का होल क्यूब। R कैंसिल, MW कैंसिल, Na कैंसिल। यहां से सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 3√3/4√2। ये आपको दे रखा ऑप्शन 3 में, हेंस ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है और इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का जो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या कह रहा है जरा देखिए। विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक गलत है और 3 सही है। जो गलत है वो आपको पहचानना है कौन सा गलत है। तो देखिए जरा ध्यान से, पहले ऑप्शन की बात करते हैं फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर्स। थर्ड ऑप्शन कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0। ओके, फोर्थ ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, जो कि कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। एक बार जरा समझ लेते हैं जो तीनों सही हैं वो कैसे सही हैं। देखो जो s ऑर्बिटल होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे s ऑर्बिटल कोई सा भी हो, 1s 2s 3s 4s 5s, सभी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है 0, क्योंकि s के लिए L की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 0 होती है। ऑर्बिटल के अंदर हम 3 क्वांटम नंबर यूज करते हैं डेजिग्नेट करने के लिए, N, L और M। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो चौथा क्वांटम नंबर N, L और M के साथ S भी आ जाएगा, जिसकी वैल्यू +½ और -½ होगी। जब हम बात करें dz² ऑर्बिटल के लिए तो उसके लिए m की वैल्यू 0 होती है। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट क्यों नहीं है और वो करेक्ट कैसे होगा, उसमें क्या गड़बड़ है उसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू होर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। होर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 2 तरह से लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, जहां तीनों एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लिखें 2px1 2py1 2pz1 के लिए, और दूसरी कंडीशन में तीनों एरो एंटी क्लॉकवाइज में लिखें
2px1, 2py1, 2pz1 के लिए या तो तीनों क्लॉकवाइज होंगे या तीनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे, लेकिन सेम होंगे, उनका स्पिन सेम होगा इलेक्ट्रॉन का, राइट। इसीलिए जो ऑप्शन 3 है उसमें 2pz के लिए जो इलेक्ट्रॉन का साइन है वो अलग है बाकी दोनों से, जो कि गलत है, राइट। हेंस ऑप्शन 3 वायलेट्स हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड इट इज नॉट करेक्ट। और क्योंकि करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, इसीलिए यही करेक्ट आंसर हो गया। हेंस ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक, राइट, क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक बात की, जिसमें हमने क्वेश्चंस के आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, उनके अंदर जो छुपा कंसेप्ट था जिनसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, साथ ही साथ क्वेश्चन का कौन से चैप्टर से पूछा गया है, और यह भी देखा कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या था। उम्मीद करते हैं जो भी यहां पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है या कोई कंसेप्ट आप फिर से समझना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ताकि उस पर बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लें और आपके उस कंसेप्ट को क्लियर कर दें, राइट। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल पे जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है वीडियो अपलोड होने के बाद, नीट के रेस्पेक्ट में, जेई मेन के रेस्पेक्ट में, 11th और 12th के रेस्पेक्ट में, वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी